छुई मुई कहानी इस्मत चुगतई की कहानी है। इस पर उसके कई कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। तो छुई मुई दो औरतों की कहानी स्पेशल है, मुख्य रूप से दो औरतों की कहानी है। एक वर्ग है हमारा जो आज भी है और पहले से भी चला रहा होगा। एक वर्ग है जो सुख सुविधाओं में जीता है। जो सुख सुविधाओं में जीता है, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, पुरुषों वाला हमारा जो कहानी में उसमें पुरुषों का कोई रोल नहीं रहेगा। तो एक जो इस्मत चुगतई है वो आत्मकथात्मक शैली में लिख रही है कि मेरी भाभी जान जिसकी किशोर वय में शादी हो गई थी, यानी कि जवानी शुरू हुई और उसकी शादी मेरे भाईजान से करा दी गई। शुरू में जब आई थी वो शादी होके, दिल्ली की कहानी है ये। जब शुरू में वो कहानी शादी होके आई तो वो औसत दर्जे की सुंदर पतली छरहरी लड़की थी और इतनी सुख सुविधाएं उसे मिली आते ही कि बी मुगलई, जो उनकी एक तरह से नौकरानी कही जा सकती है, घर की देखरेख करने वाली महिला है, तो हर टाइम बस उसको बिस्तर पे बैठा रहना था। अच्छा होटल का, जो दिल्ली की मशहूर जगह है, मशहूर होटल है, वहाँ से उसके लिए खाने के लिए चीज़ें आती थी और वो बस ठुड्डी पे यूँ हाथ रख के बैठी रहती थी, हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। और धीरे धीरे एक साल में वो फूलकर मोटी हो गई, जो शादी के टाइम बिल्कुल छरहरी थी। और वो कहती है कि एक साल तक तो अच्छे से मुस्कुराती रही बैठे बैठे, लेकिन एक साल बाद ही उसको उल्टियाँ होनी शुरू हो गई, जो इस बात का प्रतीक था कि वो गर्भवती है। गर्भ का पता चलते ही उसकी सासू माँ, जिसे अम्मा बेगम इस्मत चुगतई कहती हैं, और बी मुगलई जो उसकी देख रेख के लिए रखी गई थी या पहले से उनके परिवार में रहती रही थी, वो उसकी देखभाल बढ़ा देती है और जितने भी मुल्ला मौलवी पीर बाबा के ताबीज हैं वो सारे उसको पहना दिए गए, यानी कि टोने टोटके जो भी अंधविश्वास हैं उन सबको उसमें कर दिया गया। लेकिन समय ऐसा था कि वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई और उसका गर्भपात हो गया। फिर दूसरी बार गर्भपात हुआ, दूसरी बार गर्भ ठहरा और फिर गर्भपात हो गया। फिर तीसरी बार गर्भ ठहरा तो पहली बार सिर्फ टोने टोटके अंधविश्वासों के किए गए और दूसरी बार डॉक्टरों का भी ध्यान वो रखा गया और तीसरी बार तो पूरी तरह वो डॉक्टरों की देखरेख में रखी जाने लगी। अंधविश्वासों में इतनी डूबी हुई थी अम्मा बेगम कि पूरे टाइम आ गए और जब 2 गर्भपात हो चुके थे तो दूसरी शादी की भी बातें वहाँ पर चलने लगी कि भाईजान की दूसरी शादी हो जाएगी क्योंकि वंश तो चलाना ही है। इस्मत चुगतई हंसती है कि खुद भाईजान का इतना नाम नहीं था कि उसको बनाए रखने के लिए बच्चा जन्मा ही जाए, लेकिन फिर भी एक समाज की स्थिति होती है कि बच्चा पैदा करने के लिए अगर ये बच्चे नहीं दे पाएगी वंश चलाने के लिए तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। इस बात से घबराकर जो भाभी बेगम जान थी उसकी, वो भी बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने लगी और तीसरा गर्भ जब था तो पूरी तरह डॉक्टरों की देखभाल में पूरे टाइम तक बच्चा भी सुरक्षित रहा और भाभी जान भी स्वस्थ रही। और उस टाइम अम्मा बेगम ने और बी मुगलई ने भी अपने अंधविश्वासों की कमी नहीं की थी। वो कहती है कि पूरे शरीर पर इतने ताबीज उसके हो गए कि ताबीज़ों का इश्तहार वो दिखने लगी थी। इतने ताबीज टोने टोटके और सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन अंत समय पे अम्मा बेगम ने कहा कि बच्चे को अलीगढ़ में जन्म देंगे, बच्चा पैदा अलीगढ़ में होगा, और ये उसके पीछे भी उनकी कोई अंधविश्वास की बात थी। क्या अंधविश्वास था ये स्पष्ट कहानी में नहीं किया गया। खैर जो भी था उसको अलीगढ़ ले जाने लगे जबकि वो सुरक्षित नहीं था। भाभी जान नहीं चाहती थी कि अलीगढ़ जाए, लेकिन अम्मा बेगम के हुक्म को वो टाल नहीं सकते थे और वो ट्रेन से अलीगढ़ के लिए चले जाते हैं। इस्मत चुगतई व्यंग बाण छोड़ती हैं कि आराम कुर्सी पर बिठाकर, व्हील चेयर पर बिठाकर उसको ट्रेन तक लाया गया भाभी जान को, और कुछ मैंने खींचा और कुछ भाईजान ने ठेला, तब जाकर वो ट्रेन में बैठ पाई और उसी में वो हाँफ गई। यानी कि इतनी आराम में वो रह चुकी थी कि मात्र ट्रेन में चढ़ने में वो हाँफने लगी थी। और ट्रेन में जब वो बैठ गई और ट्रेन गाज़ियाबाद आ गई तो गाज़ियाबाद में इतनी भीड़ थी कि भाभी जान तो उसको देख के ही घबरा गई और
कुछ देर ट्रेन रुकी अली यहाँ गाजियाबाद में, और फिर धीरे धीरे रेंगने लगी। जब वो रेंगने लगी तब उसमें एक, वो ये भी लिखती है इसमत चुगताई कि वो पूरा रेल का डिब्बा हमारे लिए रिजर्व था, लेकिन फिर भी एक महिला आई फटे टूटे से कपड़े पहने हुए और उस पर छिपकली की तरह चिपक गई रेंगती हुई में। हालांकि जो वहाँ पर टीटी थे या पुलिस वाले थे उन्होंने उसको रोका, पर फिर भी वो चढ़ी गई उसमें, छिपकली की तरह चिपक गई और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़कर जो बाथरूम होता है ट्रेन का उसके सहारे लगकर बैठ गई हाँफते हुए। बी मुगलई ने पूछा कि यह पहलू टीका है, यानी कि वो गर्भवती थी महिला, और उससे पूछा कि क्या तुम्हारा ये पहला बच्चा है। उसने मुस्कुराकर हल्के से गर्दन हिला दी कि हाँ पहला बच्चा है। थोड़ी देर बाद उसको दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, यानी प्रसव पीड़ा होने लगी, डिलीवरी पेन होने लगा, और वो अपने पेन को दबाने के लिए अपने हाथों से उसको बाथरूम की दीवार को पकड़कर उसे सहन करने लगी। जो इसमत चुगताई कहती है कि मैं उधर देखने लगी और भाभी जान ने अपनी नाक तक अपना कपड़ा ढका हुआ था और मैं भी उसे देखने लगी। तो बी मुगलई ने मुझे कहा कि कुंवारी लड़की प्रसव होते नहीं देखना चाहती हैं, नहीं देखती हैं। उसके पीछे इसमत चुगताई बताती है कि एक कहानी है कि मेहरुन्निसा ने अपनी बहन को प्रसव करते देखा तो वो घबरा कर उसने शादी से ही मना कर दिया, और इसलिए किसी भी कुंवारी लड़की को प्रसव को नहीं देखना अलाउ होता है। जो भाभी जान थी उसकी नाक ढकी हुई थी, लेकिन आंखें उसकी उसे देख रही थी और उससे उसकी घबराहट लगातार बढ़ती जा रही थी। थोड़ी सी देर बाद एक लेखिका बताती है कि एक गोश्त का टुकड़ा मेरी सीट के नीचे आ पड़ा और मैंने नीचे झुककर देखा तो बी मुगलई ने मुझे डांटकर दूसरी तरफ मुंह करा दिया। वहीं पर भाभी जान की जूतियां भी पड़ी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर तो वो बेहोश सी हुई रही महिला, और जब उसे थोड़ा सा होश आया तो वो आगे हुई और उसने उस बच्चे को उठाकर, जिसको गोश्त का टुकड़ा उसने बताया, उस बच्चे को उठाया और अपने चीथड़ों में लपेटकर वहीं एक तरफ रख दिया। और फिर उसने खड़ी होकर बाथरूम से पानी लाकर वहाँ से जो खून के वो प्रसव के जो चिन्ह थे उस सब को धोकर साफ कर दिया। फिर अपने बच्चे को गोद में उठाकर और दूध पिलाने लगी। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद इसमत चुगताई कहती हैं कि वो ऐसा ही नहीं लग रहा था कि कुछ विशेष, कुछ स्पेशल वहाँ हुआ है, बल्कि ऐसे ही लग रहा था कि काम धाम थोड़ा सा जैसा घर का महिलाएं करती हैं ऐसे काम कर दिया और अब वो शांति से बैठ गई है। और बैठकर, हाँ बोलो। इसमत चुगताई लेखिका, इस कहानी की लेखिका है इसमत चुगताई। उनकी कई कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। तो वो कहती हैं कि कुछ ऐसा स्पेशल सा नहीं लग रहा था कि अभी इस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और कुछ पीड़ा उसे हो रही होगी, बल्कि उसने तो ऐसे सामान्य जैसे घर के काम करते हैं ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया, फिर वहाँ की सफाई कर दी और फिर बच्चे को दूध पिलाने लगी। उस टाइम उस सारी चीज़ों को देखकर भाभी जान घबरा रही थी। और थोड़ी सी देर बाद भाभी जान, हाँ, फिर खुर्जा आया और खुर्जा में वो महिला अपने बच्चे को लेकर उतरने लगी। जब वो उतर रही थी तो टीटी ने उससे कहा टिकट, तो उसने अपनी झोली में पड़े हुए बच्चे को दिखा दिया। लेखिका कहती है कि अपनी झोली उसने उसकी तरफ ऐसे फैला दी जैसे कहीं झड़बेरी से पैर चोरी कर कर लाई हो, और दिखाकर खुश होती हुई वो चली गई। टीटी भी उसे कुछ नहीं कह सका क्योंकि वो समझ गया था कि अभी अभी इसने, गरीब महिला है और अभी अभी उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसके उतरने के बाद भाभी जान बहुत, जो पहले से उसकी पीड़ा को देख देख कर घबरा गई थी, उसकी पीड़ा बढ़ गई और उसकी चीख निकल गई। और जैसे उसकी चीख निकली बी मुगलई उसके पास आई और पता चला कि बच्चा उसका फिर मतलब बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही बच्चा मर गया है, यानी कि वो फिर भी बिना बच्चों के ही रह गई है। इसमें लेखिका का संदेश है, स्पष्ट है कि
पहले मैं आपको एक प्रश्न बता देती हूँ, इसका प्रश्न क्या हो सकता है। एक तो इसमें यह है कि स्त्रियों की किस दशा का कैसा वर्णन उसने किया है, कैसा चित्रण किया है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा यह है कि उसका प्रतिपाद्य क्या हो सकता है। प्रतिपाद्य उसे कहते हैं जो लेखक का संदेश कहानी में छिपा होता है, स्पष्ट भी दिख जाता है, कई बार आपको निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें स्पष्ट है। कहानी का प्रतिपाद्य, कहानी का संदेश, लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक क्या बताना चाहता है, और स्त्रियों की दशा का कैसा चित्रण किया है। इन सब प्रश्नों का उत्तर ये है कि अगर कोई महिला आराम में ज़्यादा रहती है, अंधविश्वासों में फंसी रहती है और जो वास्तविकता है उससे दूर चली जाती है, संघर्ष नहीं करती है, तो वो अपने जीवन में विफल रहती है। लेकिन यदि कोई संघर्षशील महिला है, अंधविश्वासों की जगह वास्तविकता पर अपना ध्यान पूरा फोकस रखती है, तो वो जीवन में कभी नहीं हारती है। जैसे जो महिला है वो संघर्ष करने वाली थी, इसलिए उसके लिए बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, जबकि इसके विरुद्ध अगर हम देखते हैं तो जो महिला पूरे समय दूसरों की देखभाल में पलंग पर रहती है, पलंग पर से उतरती नहीं है, वो महिला बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाती है। तीन बार गर्भवती होती है और एक बार भी वो किसी बच्चे को पूरा जन्म नहीं देती है। यानी कि वो ये कहना चाहती है कि जो महिला, वैसे ये पुरुषों पे भी लागू होता है, लेकिन यहाँ महिलाओं की बात है कि जो महिलाएं अंधविश्वास में रहती हैं, मूल्यों को, संघर्ष जैसे मूल्य को, सहनशीलता जैसे मूल्य को नहीं धारण करती हैं, वे अनुत्पादकता की श्रेणी में आते हैं। यानी कि वो उत्पादन सृजन नहीं कर सकती हैं, और जो उत्पादन नहीं कर सकता, जो सृजन नहीं कर सकता, वो उपयोगी समाज के लिए, देश के लिए, या खुद अपने लिए भी उपयोगी नहीं रहता है। अगर आप संघर्ष करते रहते हैं, परिस्थिति कितनी भी संघर्षमयी हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आप उनसे जूझने का मादा रखते हैं, जूझने की ताकत रखते हैं, तो आप जीवन में सफल होंगे और आप उत्पादक चीज़ बनेंगे, सृजनशील बनेंगे। तो कहानी का संदेश यही है कि आप अंधविश्वासों से दूर हटिए, संघर्ष कीजिए। जो भी आपके जीवन में कष्ट आते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, उनमें आप संघर्ष कीजिए, तो आपके अंदर संघर्ष की ताकत बनी रहेगी। आपकी कहानी पूरी हो गई है, कहानी का संदेश पूरा हो गया। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।